पाकिस्तान के मायानाज स्नाइपर राजा ज़ीशान हैदर की हंगामा खेज दास्तान। वतन दुश्मनों से नबर्द आज़मा राजा ज़ीशान हैदर उर्फ SS और उसके जिगरी यार सरदार खान की मौत की आंखों में आंखें डालकर अपने वतन की बका के लिए जिद्दोजहद। कदम कदम पर सनसनी और असरार के रंग लिए ऐसे वाक़यात कि सुनने वालों के सांस थम जाएं। स्नाइपर और स्पॉटर के बाद हाजिर खिदमत है इसी सिलसिले की नई कड़ी, स्नाइपर का तीसरा हिस्सा शूटर। आपके लिए पेश खिदमत हैं नए हंगामे, पुरानी दुश्मनियाँ, एडवेंचर, एक्शन और वतन के लिए जान कुर्बान करने का अज़्म रखने वाले सरफरोशों की दास्तान। रियाज आकिब कोहलर के कलम से निकला एक लाजवाल किरदार। करण चावला ने साइलेंसर लगा ग्लॉक 19 अपने साथी की तरफ उछालते हुए मज़ाहिया अंदाज में कहा, रवि, अगर मैं अपनी किसी गलती की वजह से हार जाऊं तो इसे मारने के लिए ये पिस्तौल इस्तेमाल करना। ये कहते हुए अचानक ही उसकी टांग हरकत में आई और वो जिस कुर्सी पर बैठा था वो उड़ते हुए मेरी तरफ आई। कुर्सी से बचने के लिए मैं एकदम झुका और जूं ही सीधा हुआ, करण चावला की भरपूर ठोकर मेरी छाती में लगी। मैं कूल्हों के बल गिर गया था। वो बरकी कौंदे की तरह मेरी तरफ बढ़ा और जूं ही उसने मेरे पेट पर बैठने की कोशिश की, मैंने सुरत से टांगे समेटते हुए उसकी छाती पर टेकी और उसे दूर उछाल दिया। साथ ही तड़प कर खड़ा हो गया। उसने भी उठने में देर न लगाई थी। अगले ही लम्हे हम गुत्थम गुत्था हो गए थे। उस वक्त मेरे अंग अंग में गुस्से, नफरत और बदले की आग भरी हुई थी। उसके ममता दीदी के साथ नारवा सलूक ने मेरे तन बदन में वो आग लगाई थी कि मेरी सलाहियतें आम रोजमर्रा से भी कुछ बढ़ गई थी। वो भी बेहतरीन लड़ाका था और ये उसका अपने ऊपर एतमाद ही था कि शिकंजे में आए दुश्मन को दूबदू लड़ाई का मौका फराहम कर रहा था। शुरू में हम दोनों बराबर रहे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बाजी पलटने लगी। हमने कुर्सियों और लकड़ी की मेज को भी बतौर हथियार इस्तेमाल किया। दोनों के चेहरे और जिस्म के दूसरे हिस्सों से खून रिस रहा था। जिस्मानी लड़ाई में सबसे ज्यादा अहमियत चोट बर्दाश्त करने की होती है। एक अच्छा लड़ाका वही होता है जो मारने के साथ मार खाने का हौसला भी रखता हो। इंसानी जिस्म के कुछ हिस्से ऐसे हैं जिन्हें बतौर ढाल इस्तेमाल किया जा सकता है। इनमें कोहनियां, कंधे, टांगे वगैरह शामिल हैं। ये ऐसे अंग हैं जो चोट बर्दाश्त करने की ज्यादा सलाहियत रखते हैं। इसके बरक्स पेट, पसलियां, चेहरा, गर्दन, कनपटी वगैरह निस्बतन नाजुक अंग हैं और उनमें से किसी भी अंग पर भरपूर चोट लगने से बंदा अंटा गफील हो सकता है। अलबत्ता एक लड़ाके का जिस्म आम इंसानों के मुकाबले में बहुत ज्यादा चोट बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है और उसकी वजह मुसलसल मशक होती है। पिछली बार करण चावला से मेरा 2-3 दफा टाकरा हुआ था और इस दौरान मैंने उसके लड़ने के तरीके को बहुत बारीक बीनी और गौर से परखा था। अपने आखिरी कोर्स के दौरान जिस्मानी तरबियत की मशक करते हुए मैंने दिफाई हिकमत अमली में लाशऊरी तौर पर करण चावला के जारहाना हमलों को रोकने के कई तरीके सोचे थे। इस लड़ाई में वो मशक मेरे काम आ रही थी। लड़ाई का इख्तितामी मरहला 15-20 मिनट बाद आया था। जो लोग लड़ने का फन जानते हैं उन्हें ये भी मालूम होगा कि 15-20 मिनट तक मुसलसल लड़ना इंसान को कितना थका देता है। इंटरनेशनल बॉक्सिंग मुकाबलों में एक राउंड 3 मिनट का होता है और हर राउंड के बाद 1 मिनट का वक्फा होता है ताकि बॉक्सर थकन उतार सके। इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि खाली हाथ लड़ाई कितनी मुश्किल और थका देने वाली होती है। हम दोनों वहशियों की तरह एक दूसरे को रगेद रहे थे। करण चावला की बाईं पसलियों में 2 जोरदार मुक्के मारकर मैंने उसे दिफाई कदमों पर पीछे धकेला, लेकिन उसके साथ ही मेरा दिमाग उसके दोनों चेलों से निपटने का सोच रहा था। उस वक्त मैं लड़ाई का इख्तिताम कर सकता था, मगर मैंने उसे पीछे हटने दिया और फिर उसे घेर कर कमरे के कोने में सिमटने पर मजबूर कर दिया। अचानक ही करण चावला ने कदम आगे लेते हुए दायां घुटना उठाकर मेरी पसलियों में रसीद करने की कोशिश की, मगर मैंने कोहनियां सामने करते हुए उसका वार खता कर दिया। उसने फौरन ही मुझे गिरबान से थामते हुए घुमाकर कोने में धकेला। गो अपने तईं ये उसने खुद किया था, मगर दर हकीकत वो मेरी चाल में आ गया। जो ही उसने मुक्के चलाकर मेरी ठोड़ी को निशाना बनाने की कोशिश की, मैंने 2 मुक्के कोहनियों पर सहार कर एकदम उसके बाजुओं से पकड़कर अपनी तरफ खींचा और साथ ही दायां घुटना उसकी बाईं पसलियों में रसीद किया। भयानक आवाज के साथ वो झुका। मेरा दायां हाथ फौरन अपनी पिंडली तक पहुंचा
रूगर LCP 38 बोर के दस्ते को पकड़ने में मुझे जरा भी देर न लगी। छोटे हजम का निस्वानी पिस्तौल चरणजीत नामी गुंडे को ठिकाने लगाने पर मेरे हाथ चढ़ा था। दायां हाथ सीधा करते हुए मैंने मुसलसल 2 बार लबलबी दबाई। हल्के धमाकों के साथ रवि और शंकर कटे हुए दरख्तों की तरह जमी बोस हो गए थे। उन्हें गोली मारते ही मैंने घुटना मोड़कर करण चावला के माथे पर रसीद किया। वो दर्द भरी कराह से पुश्त के बल लंबा हो गया था। पिस्तौल जेब में डालते हुए मैंने करण चावला की पिंडलियों से पकड़कर उसे घुमाया, यूं कि अब उसका चेहरा फर्श की तरफ हो गया था। उसके साथ ही मैंने उसकी टांगों की कैंची बनाकर ऊपर की तरफ खींचा और उसके कंधों पर घुटना रखकर उसका बालाई जिस्म फर्श से जोड़ दिया। उसका जिस्म कमान की तरह मुड़ गया था। उसने तड़प कर मेरी गिरफ्त से निकलने की कोशिश की, मगर मेरी पकड़ मजबूत थी। जल्द ही वो मरहला आया जब अजियत से कराहते हुए उसने हार मान ली। बोला, मुझे शिकस्त तस्लीम है। मैंने कहा, मैंने सुना नहीं। इत्मीनान से कहते हुए मैंने दबाव और बढ़ा दिया। वो हाँपता हुआ गिड़गिड़ाया, मैं हार मानता हूँ, मैं हार मानता हूँ प्लीज। मैंने कहा, हार तो शायद ममता दीदी ने भी मानी होगी, क्या उसे सहूलत मिली थी? वो पुरअज़ियत लहजे में कराहा, मैं उसे मना लूंगा, माफी मांग लूंगा। मैंने कहा, तो मना लेना, मैं कौन सा तुम्हें कत्ल कर रहा हूँ। जहरीले अंदाज में कहते हुए मैंने उसके ज़ेरी जिस्म को जोरदार अंदाज में झटका दिया। उसके हलक से फलक शिगाफ चीख बुलंद हुई। साथ ही कड़ाके की आवाज के साथ रीढ़ की हड्डी के 2-3 मोहरे टूट गए। अचानक कमरे का दरवाजा एक झटके से खुला। अंदर दाखिल होने वाले के हाथ में पिस्तौल देखकर मैंने करण चावला के बेहोश जिस्म को अपने सामने ढाल के तौर पर पकड़ा। साथ ही मेरा दायां हाथ जेब में रेंग गया। रूगर LCP 38 बोर के दस्ते को थामते हुए मैंने अंगूठे की मदद से घोड़ा पीछे खींचा। दुश्मन आंखों में गैज़ गज़ब लिए मुझे घूर रहा था। उसने पिस्तौल लहराकर धमकी देना चाही, बॉस को मेरे हवाले करके गिरफ्तारी दे दो, वरना। उसके बाद उसकी जबान कुछ कहने से कासिर हो गई, क्योंकि 38 बोर की गोली ने उसकी खोपड़ी में रोशनदान खोल दिया था। वो औंधे मुंह गिरा। मैंने करण चावला के बेहोश जिस्म को नीचे फेंका और दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ा। रवि के पास से गुजरते मैंने ग्लॉक 19 उठा लिया था। कमरे का दरवाजा ड्राइंग रूम में खुलता था। सोफे के दरमियान से गुजरते हुए मैं ड्राइंग रूम के दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़ा। बाहर चौड़ा बरामदा था जिससे गिराज का काम लिया जाता था। वहां 2 कारें मौजूद थीं। सामने ही इमारत का बड़ा दरवाजा था जिसके सामने चौकीदार मौजूद था। उसका रुख बरामदे की तरफ ही था। यकीनन उसके कानों तक भी करण चावला की भयानक चीखें पहुंची होंगी। लगता यही था कि ये चीखना चिल्लाना मामूल से हटकर नहीं था, तभी तो उसने अंदर दाखिल होने की कोशिश नहीं की थी। मुझ पर नजर पड़ते ही वो चौंकते हुए अपनी राइफल की तरफ मुतवज्जे हुआ, जो लकड़ी की कुर्सी के सहारे खड़ी थी। मगर वो सिर्फ जरा सा हिला ही था कि मैं धाड़ा, हाथ उठा लो वरना तुम्हें उठाने लगा हूँ। उसने खौफजदा होते हुए हाथ सर से ऊपर कर लिए। करीब पहुंचकर मैं मुस्तफसिर हुआ, तुम्हारे अलावा यहाँ कितने अफराद हैं? वो थूक निगलता हुआ बोला, आप लोगों के अलावा एक मोहन है। मैंने धमकाया, गलत बयानी तुम्हारी जान ले सकती है। वो खुश्क होंठों को जबान से तर करते हुए बोला, सच कह रहा हूँ। मैंने हुक्मी अंदाज में कहा, घूम जाओ। वो थके थके अंदाज में मुड़ा। उसकी पीठ होते ही मैंने ग्लॉक के दस्ते से उसका सर बजाया। आह की दर्दनाक आवाज निकालते हुए वो ढेर हो गया। उसका इजार बंद निकालकर मैंने उसके हाथ पुश्त की तरफ बांधे और शलवार से उसके टखने बांध दिए। 2 घंटे पौन घंटे तक उसके होश में आने का इम्कान नहीं था, लेकिन मैं कोई खतरा मोल नहीं ले सकता था। उसे घसीट कर मैंने बाड़ के अकब में फेंका और वापस मुड़ गया। 10-15 मिनट में मैंने तमाम इमारत छान ली। चौकीदार ने झूठ नहीं कहा था, पूरी इमारत खाली पड़ी थी। ऊपरी मंजिल के कमरे में एक कंप्यूटर था जिसकी स्क्रीन पर हॉल का मंजर नजर आ रहा था। यकीनन मोहन नामी आदमी वहीं बैठकर हमें देख रहा था। रिकॉर्डिंग उस वक्त भी हो रही थी। कंप्यूटर ऑफ करके मैंने CPU खोला और हार्ड डिस्क अपने कब्जे में कर ली। उम्मीद थी उसमें और भी काम की चीजें मिल जाएंगी। वापस हॉल में पहुंचा तो करण चावला अब तक बेहोश था। पानी का जग चेहरे पर उंडेल कर मैं उसे होश में लाया। उसने कराहते हुए आंखें खोल दी। उसके करीब उकड़ूं बैठते हुए मैंने इत्मीनान भरे अंदाज में इंकिशाफ किया। कहा, मेरे उस्ताद सूबेदार मुराद खान ने ये दाव सिखाते वक्त नसीहत करते हुए कहा था, बेटा ये दाव सिर्फ उस बंदे पर आजमाना जिससे तुम्हें हद से ज्यादा नफरत हो, क्योंकि इससे रीढ़ की हड्डी के जो मोहरे खिसकते हैं उन्हें ठीक करना किसी डॉक्टर के बस की बात नहीं। वो अजियत भरे लहजे में गिड़गिड़ाया, मुझे 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 कत्ल कर दो। मैं इत्मीनान से बोला, जान से मारकर तुम्हें बचा नहीं सकता। वो मुल्तजी हुआ, मैं विनती करता हूँ। मैंने कहा, उससे करो जिसके मुजरिम हो। वो मुझे कीनातोज नजरों से घूर कर रह गया। मैंने उसकी नफरत भरी नजरों को नजरअंदाज करते हुए पूछा, ममता दीदी कहाँ हैं?
वो कराहता हुआ बोला, मुझे नहीं पता। मैंने इस्तेज़ाई लहजे में कहा, क्या लगता है मजीद तशद्दुद बर्दाश्त कर लोगे? वो तंज़ी अंदाज में बोला, एक माजूर पर तशद्दुद करोगे? मैंने एतमाद से कहा, ममता दीदी का पता उगलवाने के लिए मैं तेरा रेशा रेशा अलग कर सकता हूँ, और ये भूल जाओ कि मरने दूंगा। वो थके थके अंदाज में बोला, वो रावण कले में कैद है, लेकिन वो ऐसी जगह नहीं है जहां से उसे जिंदा फरार कराया जा सके। मैंने उसका गाल थपथपाते हुए कहा, वो मेरा मसला है। फिर खड़े होते हुए कहा, और बरखुरदार, मैं चाहता तो प्लाजे के बाहर ही तुम्हें तुम्हारे चेलों समेत नर्कवासी बना सकता था। अगर याद हो तो मैं सुतून के करीब खड़ा था। आड़ पकड़ कर तीनों पर एक एक गोली जाया करने की जरूरत पड़ती, मगर मैंने ऐसा न किया, क्योंकि तुम्हारी जबान से सच उगलवाना था, और तुम्हारी मगरूर तबीयत और खुद पर जरूरत से ज्यादा एतमाद करने की आदत ने मुझे फैसला करने का हौसला दिया। उम्मीद थी कि तुम मुकाबले पर इसरार करोगे कि गुज़श्ता मुलाकातों में तुम्हारे जहन में अपनी महारत का कुछ ज्यादा ही फतूर पैदा हो गया था, और तूने मेरे अंदाजे को गलत साबित नहीं किया। इसके लिए शुक्रिया। बाकी अपनी मौजूदा हालत के तुम खुद जिम्मेदार हो। तुम्हें ममता दीदी के साथ नारवा सलूक नहीं करना चाहिए था। अगर घटियापन का मुजाहिरा कर ही लिया था तो उसके छोटे भाई के सामने इजहार नहीं करना था। बहरहाल अब भुगतो। मैं जाते जाते रुका, फिर कहा, और उम्मीद पर दुनिया कायम है। हराम का बहुत माल तूने इकट्ठा किया है, कोशिश करो शायद इलाज हो जाए। बात खत्म करते हुए मैं लंबे डग भरता वहां से निकल आया। अलबत्ता वो जगह छोड़ने से पहले मैंने गुस्ल खाने में जाकर अपना हुलिया दुरुस्त कर लिया था। वापसी का रुख करने से पहले एक हार्डवेयर की दुकान से मैंने हार्ड डिस्क के लिए एक्सटर्नल हार्ड डिस्क का मखसूस कवर ले लिया, जिसकी मदद से वो हार्ड डिस्क किसी भी दूसरे लैपटॉप या कंप्यूटर से मुंसलिक हो सकती थी। मुझे देखते ही विश्वास सिंह हवास बाख्ता सा मेरी तरफ बढ़ा। वाहे गुरु की सौं बहुत परेशान था। मुझ तक खबर पहुंची थी कि तुम्हें करण चावला पकड़ कर ले गया है। मैं उसे मानका करते हुए मुतबस्सम हुआ। खबर तो ठीक पहुंची है। उसने मेरे चेहरे को घूरते हुए अंदाजा लगाया, लगता है काफी मारा मारी हुई है। मैंने इस बात में सर हिलाते हुए पूछा, टीवी पर विघ्नेश शुक्ला के बारे में कोई खबर चली? विश्वास सिंह ने कहा, उसके कत्ल होने के चंद मिनट के बाद ही ब्रेकिंग न्यूज आ गई थी। अब तो बाकी तफसील भी जारी कर दी गई है। मुझे तफसील जानने में दिलचस्पी नहीं थी कि इंडियन मीडिया की लग़्व बयानी और झूठ से मैं अच्छी तरह आगाह था। किसी भी खबर और वाक़े को तोड़ मरोड़ कर पाकिस्तानी एजेंसियों के सर मुंडना उनके बाएं हाथ का खेल है। यहाँ भी बज़ाहिर विघ्नेश शुक्ला के कत्ल में मैं मुलव्विस था, मगर उसे कत्ल करने की असल वजह से किसी ने पर्दा नहीं उठाना था। जो शख्स पाकिस्तान में मेरे बीवी बच्चों और परिवश की जान के दर पे था, उस पर जवाबी वार करना कहाँ का जुल्म और नाइंसाफी थी। अगर यहाँ करण चावला की चाल ज़ेर बहस लाई जाए तब भी गलती उन्हीं की मानी जाएगी। मुझे इंडिया आने पर मजबूर तो किया गया था ना। मैंने मौजू तब्दील किया, कहा कुछ खाने को मिल जाएगा। वो खुश दिली से बोला, ताज़ा दम हो जाओ, इकट्ठे खाना खाते हैं। परेशानी की वजह से मैं दिन का खाना भी नहीं खा सका, बल्कि सच तो ये है कि तुम्हारी भाभी भी अब तक भूखी है। उसी वक्त प्रीतो भाभी ख्वाबगाह से बरामद हुई। बोली, वीर जी आप आ गए हैं? आप आ गए, ठीक तो है ना? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, जिनके पीठ पीछे दुआएं करने वाली बहनें मौजूद हों उन्हें क्या हो सकता है। वो बोली, आप ताज़ा दम हो जाएं, मैं खाना लगाती हूँ। वो बावर्ची खाने की तरफ मुड़ गई और मैंने गुस्ल खाने का रुख किया। खाने के दौरान मैंने विश्वास सिंह को तफसील बता दी। करण चावला के बारे में जानकर उसे खुशी हुई थी। चाय पीकर मैंने विश्वास सिंह से एक लैपटॉप मांगा। वो मुस्तफसिर हुआ, बोला, प्रीतो के पास लैपटॉप है, काम चल जाएगा या नया मंगवा दूं? मैंने नफी में सर हिलाया, कहा नए की जरूरत नहीं है। उसने प्रीतो को लैपटॉप लाने का कहा, जो उसने मेरे सामने लाकर रख दिया। मैंने कहा, भाभी इंटरनेट का राउटर भी ऑन कर देना। वो बोली, ठीक है वीर जी। ये कहकर वो कमरे की तरफ मुड़ गई। मैं विश्वास सिंह की तरफ मुतवज्जे हुआ। कहा, सुबह किसी शख्स को प्लाजे में भेज देना। वहां छत पर मौजूद पानी की टंकी में मैंने अपनी राइफल वाला बैग फेंका था। वो एहतियात से निकाल कर ले आए। उसने इस बात में सर हिला दिया, बोला, ठीक है, सुबह मुलाकात होगी। ये कहते हुए मैंने नशिस्त छोड़ दी। कमरे में जाकर मैंने लैपटॉप ऑन करने से पहले ही मखसूस नंबर पर बात की। लगा वो बेसब्री से मुंतजिर था। रस्मी सलाम दुआ के साथ ही हिदायत दी, कल 10 बजे वो मुंतजिर होगी। मैंने कहा, पहले तुमसे मिलना चाहता हूँ। वो बोला, तो पहले मेरे पास आ जाना। ये कहकर उसने राब्ता मुनक़ता कर दिया। वो फोन पर ज्यादा बात नहीं किया करता था, इसलिए मैंने भी मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की थी। उसका जगह का तयन किए बगैर राब्ता मुनक़ता करना जाहिर कर रहा था कि उसने पुरानी जगह पर ही मिलना था। मैंने लैपटॉप ऑन करके हार्ड डिस्क की छानबीन शुरू कर दी।
उसमें ज्यादातर करण चावला के जाती मुजरिमों से पुछगिछ की वीडियोस थीं। चंद पाकिस्तानी जासूसों की वीडियोस भी मौजूद थीं। चंद लड़कियों की नासेबा वीडियोस भी उसमें भरी हुई थीं, जिन्हें वो अपने जाती मकासद के लिए इस्तेमाल करता था। एक वीडियो में अमृता रेवाटकर को देखकर मुझे हैरानी नहीं हुई। सबसे अहम वो वीडियो थी जिसमें करण चावला डीनो का हम शक्ल तैयार करा रहा था। अपनी और डीनो की वीडियो मैंने अंसारी साहब की आईडी पर भेज दी ताकि उन्हें सूरत हाल वाज़ेह हो जाए। फिर लैपटॉप बंद किया और सोने को लेट गया। 10 बजे पुष्पा कुमारी से मिलने का वक्त तय था। मैं 8 बजे ही श्री राम होटल के कमरा नंबर 27 के सामने पहुंच गया था। दस्तक के जवाब में दरवाजा उसी शख्स ने खोला जिससे पिछली बार मुलाकात हुई थी। एक तरफ होकर उसने मुझे दाखिल होने का रास्ता दिया। लम्हा भर के बाद हम आमने सामने बैठे थे। बगैर किसी तमहीद के वो मतलब पर आया, बोलो। मैंने कहा, करण चावला के ठिकाने से ये हार्ड डिस्क मिली है, इसमें काफी वीडियोस हैं जो आप लोगों के काम आ सकती हैं। हार्ड डिस्क लेकर वो मुस्तफसिर हुआ और कुछ मैंने इंकिशाफ किया, डीनो जिंदा नहीं है, उन्होंने जानबूझकर गलत खबर फैलाई थी। उसने तकरार से गुरेज किया, बोला शायद ऐसा ही हो। मैंने पूछा, क्या अब भी पुष्पा कुमारी से मुलाकात की जरूरत बाकी है? उसने बेनियाजी से कंधे उचकाए, बोला खुद बेहतर जानते हो, तुम्हारी मुंह बोली बहन का मामला है। मैंने इत्मीनान से कहा, वो मेरा जाती मामला है। वो साफ गोई से बोला, उन्हें एक स्नाइपर की जरूरत है, अगर मदद कर दोगे तो कल कलां को वो हमारे ममनून और एहसानमंद होंगे। मैंने मुख्तसरन कहा, ठीक है, और जाने की इजाजत चाहिए। वो बोला, चौकन्ने रहना। करण चावला के माजूर होने का मतलब रॉ का माजूर होना नहीं है। मैं फीकी मुस्कुराहट से बोला, कोशिश तो यही होती है कि चौकन्ना रहा जाए। वो बोला, और उस दिन तुम कॉल नहीं उठा रहे थे, मैं तुम्हें गोली चलाने से मना करने वाला था। मैंने इंकिशाफ किया, कहा मेरे गोली चलाने या न चलाने से कोई फर्क न पड़ता, क्योंकि सारे मंसूबे का उन्हें इल्म था। वो वजाहत करते हुए बोला, हमें तो बस मशकूक अफराद की नक्लो हरकत देखकर शक गुजरा। मैंने इजमालन सारी कहानी सुना दी। वो तहसीन आमेज लहजे में बोला, उस दिन प्लाजे में अपनी आंखों के सामने तुम्हें एक्शन में देखने का इत्तेफाक हुआ। बिलाशुबा तुम जैसे कमांडोज हमारा फख्र हैं। मैं खुलूसे दिल से बोला, यकीनन मेरी कारकर्दगी आप जैसे हीरोज की कुर्बानी के सामने निहायत सतही है। वो बोला, बरखुरदार, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई हमें हीरो समझता है या जीरो। हमारा काम अपने मुल्क और कौम की खिदमत है, और इसके लिए किसी इज्जत, शोहरत और तारीफ के हम चंदा मोहताज नहीं। चंद टकों पर बैरूनी आकाओं की खुशनूदी हासिल करने वाले हमें किस बेदर्दी, संगदिली और बेरहमी से गासिब लुटेरा कहते हैं, इसे कभी जहन में नहीं लाया। अपने सियासी मफाद के हुसूल के लिए हम पर क्या कीचड़ उछाला जाता है, कभी गौर नहीं किया। हमारी कुर्बानियों का खुद गरज और मतलब परस्त लीडरों की मोहब्बत में कैसे मजाक उड़ाया जाता है, कभी नहीं सोचा। क्योंकि हमें सिले की परवाह है, न मालो दौलत का लालच। और तुम्हें भी नसीहत करता हूँ, कभी बकवास करने वाले ना आकिबत अंदेशों के एतराजात और बेहुदा तज्जियों से मुतासिर न होना। जो कुछ हम कर रहे हैं उसका सिला हमारा रब देगा। मैंने मगमूम लहजे में कहा, आप ठीक कह रहे हैं सर। उसने नशिस्त छोड़कर मुझे गले से लगा लिया और पीठ थपकते हुए बोला, याद रखना बेटा, शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, ना माले गनीमत ना किश्वर कुशाई। मैंने मौदबाना अंदाज में कहा, याद रखूंगा सर, और फिर मैंने अलविदाई मुसाफा किया। वो बोला, मुझे यहाँ सूरज दास कहते हैं। मैंने कहा, याद रहेगा, और मैं बाहर निकल आया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।